हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स, जो कि है चैप्टर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स, या कह सकते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स को अपलोड कर दिया है, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और सारे लेक्चर को पार्ट वाइज जा करके देखें। तो आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा और आपको समझ आएगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, या फिर कैसे हम इसे डिराइव करते हैं, इसके डेरिवेशन को भी समझना आसान होगा। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला है टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, पहला हम टर्मिनल वेलोसिटी पे चर्चा करेंगे, और जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा, सेकंड टॉपिक विल बी फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, हम जानते हैं कि जो भी फ्लो ऑफ लिक्विड होता है, हम जानते हैं 3 तरह का फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो, या फिर कह सकते हो टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो ये 3 फ्लो हैं। खैर, अभी हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले आइए हम फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, पहले हम इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिख रखा है, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, देखो जी, अगर हम किसी स्फीयर को, लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल बॉडी, यहाँ पे हमने कोई एक स्फेरिकल बॉडी ले लिया। इस स्फेरिकल बॉडी को हम क्या करते हैं, किसी विस्कस फ्लूइड में फॉल करते हैं इसको। ठीक है, हम जानते हैं कि ये हमारा कोई विस्कस लिक्विड हो गया, मान लो ये कोई विस्कस लिक्विड है। तो इस विस्कस मीडिया, अच्छा विस्कस क्या होता है? विस्कस का मतलब वह लिक्विड जिसमें विस्कोसिटी होगा, उस लिक्विड को हम बोलते हैं विस्कस लिक्विड। ठीक है, और यदि विस्कोसिटी नहीं होगा तो क्या होगा? नॉन विस्कस। ठीक है, तो सपोज कर लो कि किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी विस्कस लिक्विड में यदि फॉल करते हैं तो उसका मैक्सिमम जितना स्पीड हो सकता है नीचे जाने के लिए, वही स्पीड क्या कहलाएगा? टर्मिनल वेलोसिटी कहलाते हैं, या कह सकते हो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी बाय विच दिस बॉडी कैन गो टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो वह वेलोसिटी जिससे कोई बॉडी किसी विस्कस फ्लूइड में मूव कर सकती है, वह मैक्सिमम वेलोसिटी, उस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, आपने देखा होगा, सपोज कर लो कि कोई कॉइन है, अगर आप कॉइन को पानी में गिराते हैं तो जिस स्पीड से कॉइन एयर में फॉल करता है, उस स्पीड से पानी के अंदर मूव नहीं करता है। आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि एक बकेट ले लो और उस बकेट में पानी को फिल करो और फिर कोई कॉइन को उसमें डाल करके देखना, तो कॉइन का स्पीड जैसे ही वो बकेट में जाएगा, यानी उस पानी के अंदर जाएगा, उसका स्पीड कुछ कम हो जाता है। तो मैक्सिमम वो जितना स्पीड एक्वायर कर सकता है, उस स्पीड को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है। तो आइए हम इसके इक्वेशन को डिराइव करते हैं। यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कि एक स्फेरिकल बॉडी है, इस स्फेरिकल बॉडी का मास m है, और यह बॉडी हमने फ्रीली ड्रॉप किया हुआ है, और ये बॉडी यहाँ तक आया और इसके अंदर यहाँ पे आकर के ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है। ठीक है, यानी ये बॉडी जब नीचे की तरफ मूव कर रहा था तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी था, किसी वेलोसिटी v से नीचे की तरफ मूव कर रहा था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें उस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हमें इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे बना रखा है। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, कि इस पर कितने तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस का चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो, सबसे पहली अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो इसका वेट होगा, वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इसका जो वेट है, वेट किधर लग रहा है बच्चों? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, पहला वेट हो गया। दूसरा कंडीशन अगर हम देखें तो इस पर लगने वाला एक अपथ्रस्ट फोर्स होगा। अपथ्रस्ट फोर्स हम जानते हैं कि जितने भी विस्कस फ्लूइड होते हैं, सारे के सारे विस्कस फ्लूइड को मॉलिक्यूल अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे विस्कस फोर्स लगाते हैं, या एक अपथ्रस्ट लगाते हैं। उस अपथ्रस्ट को हम यहाँ पे यू से रिप्रेजेंट किए, मैं गलती से विस्कस फोर्स बोल दिया। देखो, यहाँ पे जितने भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल होंगे, सारे के सारे फ्लूइड को मॉलिक्यूल अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं, जिस फोर्स को हम बोलते हैं बाइवेंट फोर्स, या फिर बोलते हैं उसको अपथ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उस अपथ्रस्ट को हमने यहाँ पे यू से रिप्रेजेंट कर रखा है। यू इज इक्वल टू हमने लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। ये फार्मूला कहाँ से आया अभी मैं समझाता हूँ आपको। और तीसरा इसमें जो फोर्स लगेगा
वो फोर्स होगा विस्कस फोर्स। ठीक है, आपने स्टोक्स लॉ पढ़ा है। स्टोक्स लॉ में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिराइव कराया था इस फार्मूले को 6 पाई ईटा RV। ये जो है विस्कस फोर्स का फार्मूला था जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कराया था। और हमने विस्कस, जब हम विस्कोसिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे उस कंडीशन में हमने बताया था कि जो विस्कस फोर्स होता है वो हमेशा जो मोशन ऑफ फ्लूइड है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। या कोई बॉडी अगर फ्लूइड में मूव करेगा तो उस बॉडी पर लगने वाला विस्कस फोर्स उसके वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि विस्कस फोर्स क्या होता है और किधर लगता है, ये भी आपने समझ लिया। तो चूंकि बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो इस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा और अपथ्रस्ट तो ऑलरेडी ऊपर की तरफ रहता ही है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इस कंटेनर में यदि देखा जाए तो इस कंटेनर में ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक अपथ्रस्ट लगा, दूसरा विस्कस फोर्स लगा और तीसरा इसका वेट है। वेट भी एक तरह का फोर्स है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो हियर, इसका डेरिवेशन करते हैं हम। अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन स्फेरिकल बॉल इसका वैल्यू हो जाएगा इस अपथ्रस्ट का 4/3 पाई r³। तो ये रहा हमारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब देखो ये कौन सा लिक्विड है, किस लिक्विड का वॉल्यूम है। जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है 4/3 पाई r³। ठीक है, अब कहोगे कि इसका वॉल्यूम इतना कैसे आया, तो हम कह सकते हैं कि जितना इस स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होगा, लेट सपोज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल बॉल इज स्मॉल r, तो कह सकते हो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर भी डिस्प्लेस्ड होगा। तो सिंपली हमने कहा कि जितना इस स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम होगा डिस्प्लेस्ड वाटर का। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। ठीक है, अगर वाटर है तो वाटर कर सकते हो या फिर कोई दूसरा अगर लिक्विड होता तो उस लिक्विड का डेंसिटी हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया हुआ है इंटू जी। और आप जानते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास कहलाता है, तो ये भी आप देखोगे तो एक तरह का वेट का फार्मूला दे रहा है। खैर अभी इसको यहीं पर छोड़ते हैं। ये रहा हमारा अपथ्रस्ट हो गया। दूसरा देखो, एंड विस्कस फोर्स देखो कितना हो जाएगा, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन स्फेरिकल बॉल। देखो विस्कस फोर्स कितना लगेगा उसको भी हम देख लेते हैं। विस्कस फोर्स की वैल्यू होगी 6 पाई ईटा r/v। ओके, देखो विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 पाई ईटा r/v, ये हमें मिल गया विस्कस फोर्स। एंड वेट ऑफ लिक्विड जो होगा, सॉरी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमें मिल जाएगा m/g। ठीक है, जरा देखो कौन है, तो ये हमें मिल जाएगा m/g। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं, हमने बताया अभी आपको कि यहाँ पे जो इसका वेट है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा m/g, और मास का वैल्यू हम जानते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के बराबर होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 4/3 पाई r³। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4/3 पाई r³ इंटू रो इंटू जी। ठीक है, ये हमें मिल गया वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू एबीडी यदि देखो तो इस अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स इन दोनों का सम इस वेट के बराबर होगा एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो कह सकते हो क्या, एज वी नो दैट अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स विल बी इक्वल टू वेट। ठीक है, तो अपथ्रस्ट का वैल्यू देखो यहाँ पर देखते हैं, अपथ्रस्ट का वैल्यू कितना है 4/3 पाई r³ सिग्मा इंटू जी प्लस
अब यहाँ पे देखना विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी है, विस्कस फोर्स की वैल्यू 6 पाई ईटा आर इंटू वी, और वेट है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। ठीक है, एक काम करो, हम क्या करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी को दूसरे साइड में भेज देते हैं। तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा, इधर लिखते हैं, हमें मिल जाएगा 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी माइनस, ये इधर प्लस है दूसरे साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। ठीक है, अब देखो इन दोनों में आप देख रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब और जी दोनों में कॉमन है, तो इस टर्म को हम देखो कॉमन निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 पाई ईटा आर बी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी को देखो हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ पर मिलेगा रो माइनस सिग्मा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है हमें, इस स्पेस में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, तो हमें मिलेगा v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, और इसमें मिल गया हमें रो माइनस सिग्मा, और ये जो हमारा टर्म है ये पूरा टर्म इधर नीचे आ जाएगा, कह सकते हो इस साइड में जब आएगा तो पूरा नीचे आ जाएगा। तो 6 नीचे आ गया, पाई आ गया नीचे, फिर क्या है ईटा और आर, क्योंकि हमें निकाला था टर्मिनल वेलोसिटी, और यहाँ पे जो v देख रहे हैं आप, यही v टर्मिनल वेलोसिटी है। तो हम टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले को देखो यहाँ पे डिराइव करते हैं। हमें मिल जाएगा 1 r से 1 r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, पाई से पाई कट गया, और 4 है तो 2 बार में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये भी कट गया। ठीक है, तो हमें देखो v इज इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ पे मिला हमें 2 r स्क्वायर इंटू जी, और यहाँ पे देखो 3 3 जा 9 मिल गया, इस 3 को थोड़ा इधर लिखते हैं, 3 इंटू 3 3 3 जा 9 हो गया, और यहाँ पे है ईटा तो इसलिए लिख लिया ईटा इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें टर्मिनल वेलोसिटी का जो हमें फार्मूला मिलेगा, वो हमें फार्मूला मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा इंटू रो माइनस सिग्मा। सो गाइस, यहाँ पर हमने ये फार्मूला हमने डिराइव किया था, चूंकि स्पेस बड़ा कम था इसलिए हमें इसे इरेज करना पड़ा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे जो v है, वेयर v इज कॉल्ड, v को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, v को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो आप r देख रहे हो, r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, क्योंकि हमने एक स्फेरिकल बॉडी को उसके अंदर ड्रॉप किया था, जो हमारा लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर हमने स्फेरिकल बॉडी को ड्रॉप किया था, तो उस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस स्मॉल r हो गया। तो रेडियस ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो रो माइनस सिग्मा, ये क्या है, रो माइनस सिग्मा इज द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड लिक्विड कह सकते हो। ये रो क्या था, रो है डेंसिटी ऑफ बॉडी, और सिग्मा जो था वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड था। तो दोनों का डिफरेंस है, तो यहाँ पे चेंज लिखो या फिर लिख सकते हो द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड लिक्विड। ठीक है, इन दोनों की जो डेंसिटी है उस डेंसिटी का डिफरेंस है। तो इस फार्मूले को देखते हुए देखो हमारे सामने कुछ कंक्लूजन्स निकल करके आ रहे हैं। वो कंक्लूजन्स देखो कौन कौन से। सबसे पहला कंक्लूजन तो ये है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी
रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि स्फेरिकल बॉडी यदि ज़्यादा बड़ा होगा तो कह सकते हो कि इसका जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा वो ज़्यादा होगा, और यदि स्फेरिकल बॉडी छोटा होगा तो इसका टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगा। दूसरा हम देख रहे हैं क्या, ये ईटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो कह सकते हो कि टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि विस्कस फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाएगा। जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगा मीन्स विस्कस फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाएगा, और जब विस्कस फोर्स का इफेक्ट बढ़ेगा तो कह सकते हो कि जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। यानी यदि हम इस वाटर की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगा, और यदि वाटर की डेंसिटी को कम कर दोगे, यानी कि जो लिक्विड है उस लिक्विड की डेंसिटी को कम कर दोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, और हम अपने अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ वाटर के बारे में, या फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के फ्लो होते हैं। तो जनरली अगर हम फ्लो की बात करें तो 3 तरह का फ्लो होगा। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, दूसरा होता है लेमिनार फ्लो, और तीसरा होगा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो कुछ स्पेस की ज़रूरत है इसलिए मैं इधर वाले पोर्शन को रिमूव करता हूँ। ओके, और या फिर पूरे को मैं रिमूव कर देता हूँ। देखो, फ्लो ऑफ लिक्विड या कह सकते हो फ्लूइड। ठीक है, देखो जो फ्लो होता है जनरली 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइंड फ्लो। दूसरा होता है लेमिनार फ्लो, और तीसरा होगा टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है बच्चों, तो हम समझते हैं एक एक करके। पहला हम समझते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो को देखो, आपने देखा होगा नदियों को बहते हुए, नदियाँ कुछ इस वे में ऐसे बहते हुए चलती हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लो है इस फ्लो को जनरली हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। यहाँ पर यदि आपको डायरेक्शन पता करना हो कि लिक्विड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो सिंपली आप टेंजेंट प्लॉट करेंगे। यहाँ पर अगर डायरेक्शन पता करना है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ये हो जाएगा। यहाँ पे फ्लो पता करना चाहिए, इधर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इधर पता करना है, इधर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो सिंपली कह सकते हो क्या कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इस स्ट्रीमलाइन फ्लो में यदि हमें डायरेक्शन पता करना है कि जो बॉडी है किधर फ्लो कर रही है तो उसके लिए हमें टेंजेंट प्लॉट करना पड़ता है। तो ये कंडीशन आपने ये समझ लिया। स्ट्रीमलाइन फ्लो एक और वे में मैं समझाता हूँ आपको। यदि सपोज कर लो कि 2 डिफरेंट रेडियस के पाइप हैं, ऐसा सपोज करते हैं कि इसका एक पाइप है जिस पाइप में कह सकते हो दोनों तरफ का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो डिफरेंट है, तो इसमें जो लिक्विड ऐसे फ्लो करेगा ये फ्लो भी कैसा होगा, यह भी एक तरह का कह सकते हो स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। आपने लगभग समझ लिया होगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। आइए अब देखते हैं इसी क्रम में कि लेमिनार फ्लो क्या होता है। लेमिनार फ्लो को समझ रहे हैं आप दूसरे वाले को। आपने देखा होगा किसी पाइप में पानी को फ्लो करते हुए देखा होगा। आपने अगर खेतों में कभी सिंचाई किया होगा तो आपने देखा होगा कि जिस पाइप से पानी फ्लो करता है उस पाइप में अगर तुम गौर से देखोगे तो अलग अलग लेयर का स्पीड अलग अलग होगा। वैसे भी जब हमने विस्कोसिटी को डिस्कस किया था तो उसमें हमने कंप्लीटली बता दिया था आपको कि कैसे अलग अलग लेयर का स्पीड अलग अलग होता है। अगर सपोज करो एक टॉप मोस्ट लेयर है तो इसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसके बाद वाले का स्पीड होगा, फिर इसके बाद वाले का स्पीड, फिर इसके बाद वाले का स्पीड, और जैसे जैसे आप बिलो आएंगे वैसे वैसे इसका स्पीड घटता रहेगा। वही कंडीशन इधर भी शो होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप बिलो जाएंगे वैसे वैसे इसका स्पीड घटता जाएगा। ऐसा कुछ कंडीशन होगा। मतलब ये जो हमने बनाया ये टॉप मोस्ट लेयर बनाया, इसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। तो जब भी लिक्विड के मॉलिक्यूल ऐसे लेयर वाइज फ्लो करेंगे इस वे में, तो ये जो फ्लो है इस फ्लो को हम बोलते हैं लेमिनर फ्लो बोलते हैं इसको। तीसरा है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। आइए देखते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। जनरली आपने नदियों को बहते हुए देखा होगा। जब नदियां बहती हुई जाती हैं और उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, ऑब्स्टिकल बोलते कोई पत्थर आ जाए या कोई भी ऐसा बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो इनका जो डायरेक्शन है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मान लो ऐसे बहते हुए जा रहे हैं तो ये कुछ ऐसे बहना शुरू कर देती हैं। ठीक है, ऐसे कुछ बहना शुरू कर देती हैं। ऐसे आ रहा तो ऐसे पानी का बहाव कुछ इस वे में हो जाता है। तो यहाँ पर देखोगे कि जो पानी का बहाव है ये थोड़ा
ग्राउंड से ऊपर उठ करके फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो मालिक्यूल का फ्लो है वो ग्राउंड से ऊपर उठ करके नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कि जो मालिक्यूल है वो ग्राउंड से भी ऊपर उठ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो फ्लो होगा, इस फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो कब हम कहेंगे, जब कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, या सिंपली कह सकते हो कि कोई नदी ऐसे बहते हुए जा रही है और इसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, तो उस ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद जो लिक्विड होगा, उस लिक्विड का फ्लो एक टर्बुलेंट पाथ बना लेगा और यह फ्लो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यकीनन आपको समझ में आया होगा, और इस स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो से भी क्या मतलब होता है, आपने इन सब चीज़ों को भी सीख लिया होगा। और मुझे यकीन है कि आपको मज़ा आ रहा होगा इस लेक्चर को समझ करके। और कल इसी वक्त मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और साथ ही साथ बर्नौलीज थ्योरम को डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं इस फ्लूइड मैकेनिक्स का है। क्योंकि अगर तुम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो और तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या कह सकते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम नहीं आता है, मीन्स आपने कुछ भी नहीं सीखा। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना यार, जान है इस चैप्टर का। ठीक है, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जैसे ही मैं उस वीडियो को अपलोड करूं तो उसका लिंक आपको मिल जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। और तब तक इस वीडियो को लाइक तो कर दो यार। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।